नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिवादन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संवाद इंडिया मंच पर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं। चर्चा में हमारे साथ देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, बहुत ही वरिष्ठ पैनल हमेशा जुड़ा रहता है और उनके द्वारा जो सार्थक विमर्श, एक हेल्दी विमर्श जो आपके सामने आता है और दर्शकों की प्रतिक्रियाएं उससे जो मिलती हैं हमें, वह हमारा उत्साहवर्धन करती है और हमें प्रेरणा भी देती है। इस कड़ी में मैं अपने उन सभी दर्शकों का भी हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं जिन्होंने हमारे चैनल को संवाद इंडिया को सब्सक्राइब कर अपना समर्थन हमें दिया हुआ है। और साथ ही अपने सभी जो नए दर्शक हैं उनसे मेरा आग्रह है कि वह भी संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर अपना समर्थन हमें दीजिए, जिससे आपसे प्राप्त प्रेरणा के द्वारा हम आगे बढ़ते रहें। संवाद इंडिया मंच पर आज की हमारी चर्चा है राहुल गांधी जी के द्वारा जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है 7 सितंबर 2022 से, जब ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी और उस समय जब जैसे कि आशंकाएं बहुत सारी व्यक्त की गई थी, बहुत सारी शंकाएं व्यक्त की गई थी और यात्रा की शुरुआत में कुछ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। ऐसा कहा जाने लगा कि यात्रा ये सफल नहीं होगी, यात्रा कब तक चलेगी, इस तरह की बहुत सारी शंकाएं इस यात्रा को लेकर व्यक्त की गई। राहुल गांधी के व्यक्तित्व पर भी काफी सारी टीका टिप्पणी की गई। लेकिन अगर हम देखें जब से यात्रा शुरू हुई है और अब 100 दिन पूरे हो चुके हैं और 100 दिन की जो यात्रा रही है इसमें बहुत सारे ऐसे प्रसंग देखने को मिले हैं जहां भावनाएं दिखाई दी लोगों की राहुल गांधी से जुड़ती हुई। तो इन सब बहुत सारे ऐसे प्रसंग थे जहां बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग पुरुष, बच्चे, युवा, महिलाएं, लड़कियां, मतलब सब तरह का जो पूरा वर्ग होता समाज का, वह इस यात्रा में कहीं ना कहीं राहुल गांधी के साथ चलता हुआ दिखाई दिया। तो यह सब क्या इशारा करता है, इसके क्या संकेत हैं इस यात्रा के, इससे राहुल गांधी के व्यक्तित्व में क्या परिवर्तन दिखाई देता है या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर क्या परिवर्तन हुआ है? क्योंकि इसी यात्रा के दौरान ही हमने देखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव हुआ और एक नया अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिला। तो इसके क्या मायने हैं भारत जोड़ो यात्रा के राहुल गांधी को में और कांग्रेस के अंदर, इसके क्या परिवर्तन हुए हैं, क्या मायने हैं, इन सब चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश का बहुत ही वरिष्ठ पैनल जुड़ा हुआ है। उनका मैं परिचय अपने दर्शकों से करा देता हूँ। हमारे साथ इलाहाबाद से सुनील शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। मैं उनका संवाद इंडिया में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। सुनील शुक्ला जी देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं और हमेशा अपने जो उनका विश्लेषण होता है उसके लिए वह जाने जाते हैं। और साथ ही हमारे साथ पुष्पेंद्र शर्मा जी जो हिंदुस्तान के स्थानीय संपादक रहे हैं मेरठ के अंदर और अनेक वर्षों का पत्रकारिता का उनका अनुभव है। पत्रकारिता जगत में बड़ा सम्मान के साथ पुष्पेंद्र शर्मा जी को जाना जाता है। उनकी जो बेबाक टिप्पणियां हैं और स्वतंत्र निष्पक्ष टिप्पणियां हैं उसके लिए उनकी ख्याति है। मैं पुष्पेंद्र जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ संवाद इंडिया मंच पर। साथ ही गुजरात से हमारे साथ हिमांशु बयानी जी जुड़े हुए हैं इस समय, और वह भी एक वैसे तो बिजनेस जर्नलिस्ट के तौर पर उनकी पहचान है, लेकिन साथ ही राजनीतिक जो परिदृश्य होता है उस पर उनकी जो परख है, उनकी जो उस पर विश्लेषण है उसका, उसके लिए भी उनकी बड़ी ख्याति है। तो मैं हिमांशु जी का भी गुजरात से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और चर्चा की शुरुआत से पहले मैं सबसे पहले हिमांशु जी के पास जाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कुछ यात्रा के एक दो विजुअल आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। उसके आधार पर ही हमारी पूरी चर्चा आज ये रहेगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों का जन समर्थन राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के अंदर मिल रहा है। इसके बहुत सारे मायने लोग अपने अपने तरह से निकाल रहे हैं कि जब से कन्याकुमारी शुरू हुई थी यात्रा और विभिन्न प्रदेशों में गुजरती हुई इस समय राजस्थान में यात्रा जारी है और जन समर्थन दिखाई देता है राहुल गांधी के साथ। बहुत लोग कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जो राजनीतिक फायदे के लिए यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं ये यात्रा राजनीतिक नहीं, सामाजिक दृष्टिकोण के हिसाब से भारत में जो सद्भाव, आत्मीयता का जो स्थापना हो उसके लिए हमारी यात्रा है। तो हिमांशु जी इसी को लेकर मैं आपके पास प्रश्न लेकर आता हूँ कि आप जो जैसे कि विजुअल देखा है कि जिस तरह से लोग एक सड़कों पर आकर पूरे एक यात्रा में शामिल होकर अपना समर्थन इस यात्रा को देते दिखाई देते हैं, इसके क्या मायने हैं कांग्रेस के लिए और राहुल गांधी के लिए? हिमांशु जी। देखिए, जिस तरीके से यात्रा की शुरुआत हुई है, बहुत ही एक जो चीज दिखने को मिल रही है कि जिस तरीके से उसकी एक आईटी सेल ने जो इमेज बनाई थी राहुल गांधी की, उससे विपरीत है। पूरा भारत उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा है उनके साथ जुड़ता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, दिव्यांग हो, या फिर कोई भी मतलब क्षेत्र के लोग हो, चाहे बॉलीवुड से हो या मतलब इकोनॉमिस्ट रघुराम राजन भी लास्ट उनके साथ जुड़े थे। और एक सादगी देखिए, अगर वो इंटरव्यू आपने देखा होगा जो रघुराम राजन और राहुल गांधी के बीच हुआ, तो वो किसी
गांव में किसी छत पे प्लास्टिक की 2 कुर्सियां थी, उस पे बैठ के एक कोई ताम झाम के बिना देश का जो अर्थतंत्र है उसको किस दिशा में ले जाना चाहिए, उस मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई। विश्व में अर्थतंत्र की क्या परिस्थिति है, तो कहीं एक परिपक्वता भी देखने को मिली है राहुल गांधी के इस स्वरूप में। और दूसरा, जहां तक कहा जाता कि यात्राएं सफल होती है नहीं होती है, तो जिस तरीके से यात्रा के सामने जो चुनौतियां आई, केजीएफ फिल्म के म्यूजिक राइट्स को लेके कुछ विवाद हुआ, बच्चियां जिस तरीके से उसमें जुड़ी या बच्चे जुड़े तो उसको लेके भी विवाद हुआ, तो ये विवाद जिस तरीके से होता है वो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि ये यात्रा बिल्कुल सफल रही। दूसरा क्या हुआ है कि अगर आप भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, फिलहाल जिस तरीके की चुनौतियां हैं भारत में, जहां पे स्वायत्त संस्थाएं खत्म हो रही है, ऑटोनोमस बॉडीज, उनकी जो मतलब एक ताकत है रेगुलेटर्स की, वो जो खत्म हो रही है, उसके बीच जो 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी जिसे हम कहते हैं, आधार स्तंभ जो 4 हमारे जनतंत्र के या लोकतंत्र के, जिसमें पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है और मीडिया है, जिस तरीके से इसमें एक माहौल आ गया है कि कोई कहीं पे एक्टिव नहीं हो रहा है, बहुत सारे किस्से और मुद्दे हमने देखे हैं, तो कहीं पूरे भारत को ऐसे युवा नेता में एक आस दिख रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। जिस तरीके से लोग इस यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं, तो कहीं एक आस जगती हुई दिख रही है लोगों को कि नहीं, ये परिपक्व नेता बन चुके हैं अभी, और इनकी जो बातें हैं इसमें कहीं किसी के ऊपर कोई लालचन या कीचड़ उछालने की बात नहीं है, बल्कि भारत को किस दिशा में ले जाना है उसमें बात है। तो मुझे ये जो भारत जोड़ो यात्रा है उसमें एक दौर वो याद आ गया जब राहुल के पिताजी राजीव गांधी जी जब आए थे और सबकी बात आ रही थी कि ये मतलब नए हैं तो पायलट है, क्या करेंगे, पर एक आस थी, युवा नेता थे और उसमें एक आस थी। और जिस तरीके से आज हम टेलीकॉम क्रांति अगर उसको बोले, जिस तरीके से एसटीडी डॉट और ये सब जो हुआ सैम पित्रोड़ा के लीडरशिप के नीचे, और उसमें भी राजीव गांधी का मतलब एक पूरा जिसको बोले एक विजन था, और जिस तरीके से दूरदर्शन आज घर घर पहुंचा, टेलीविजन घर घर पहुंचा, तो लोगों के साथ कैसे संवाद बनाया जाए, क्या किया जाए, तो ये जो किया उन्होंने वो एक पूरा एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ इंडिया में 80 के दशक में। और बाद में जो हम सबको पता है कितनी दर्दनाक तरीके से उनकी मृत्यु हुई, लेकिन राहुल गांधी मुझे लगता है उस तरीके से एक उभरते हुए नेता है, युवाओं में एक आस है, देश में कई लोगों में उसमें एक आस दिखी है, कहीं कुछ आशा दिखी है कि नहीं सब कुछ खत्म नहीं हो गया है, फिर भी एक आशा है। और ऐसे युवा नेता और बहुत सारे युवा भी इसके साथ जुड़े हैं, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ये एक तरीके से अगर देखने जाए तो ये यात्रा सफल हुई है भारत को जोड़ने में, भारत के लोगों का जो भारत का विचार है उसको जोड़ने में मुझे लगता है यात्रा बहुत ही सफल हुई है। तो कौशिक जी, मैं थोड़ा छुट्टी लेना चाहूंगा आज, मैं इतना करके मैं निकल जाना चाहूंगा क्योंकि थोड़ी मेरी फैमिली प्रायोरिटीज है, तो मुझे उसको एड्रेस करना पड़ेगा। पर मुझे लगता है ये एक बिल्कुल ही नई शुरुआत है भारत जोड़ो यात्रा की, और मुझे लगता है कि भारत जोड़ने की जो एक आस है ये लोगों में कहीं दिखी है, बसी है और आज भी कायम है। तो उस तरीके से मुझे लगता है ये यात्रा बिल्कुल सफल है और राहुल गांधी उभरते हुए परिपक्व नेता के रूप में इस यात्रा से निकल के बाहर लगेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं जी, बिल्कुल आप जो कार्य है वो से संपन्न कर लीजिए। हमारी संवेदनाएं और पूरे पैनल की और समाज इंडिया की पूरी जो संवेदनाएं आपके परिवार के साथ हैं हमारी। तो हिमांशु जी ने बताया था अभी जस्ट कि इस तरह के कोई परिवार में एक मृत्यु हो गई है, तो उस कारण से उन्हें एक अस्पताल में जो उससे संबंधित जो भी कागजी कार्रवाई पूरी करनी पड़ रही है। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। गिरीश जोशी जी भी गुजरात से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी मैं संवाद इंडिया के मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और गिरीश जोशी जी भी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं देश के, बहुत सारी जो राजनीतिक जो परिदृश्य है उसकी पे गहरी निगाह रहती है और बहुत ही सार्थक विश्लेषण गिरीश जी का रहता है। तो चर्चा की शुरुआत में पुष्पेंद्र जी के पास आता हूं लेकर, और उससे पहले पुष्पेंद्र जी की बात करने से पहले एक विजुअल मैं पुनः एक विजुअल और दिखाता हूं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मगर ये कहना कि कांग्रेस पार्टी बिखर गई, कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई, ये बिल्कुल गलत है। कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, देश में बहुत जीवित है, लाखों करोड़ों लोगों के दिल के अंदर है, और यही पार्टी है जो बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है, जो पीछे नहीं हटती है, आइडियोलॉजिकली लड़ रही है, और यही पार्टी बीजेपी को आने वाले समय में हरा के दिखाएगी। राम राम साहब, दोतासरा जी ने गांधी जी और मेरी तुलना की, ये बिल्कुल गलत है। गांधी जी की जगह कहीं है और मेरी जगह कहीं और है, और तुलना करनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो महान व्यक्ति थे, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की आज़ादी के लिए दी, 10-12 साल जेल काटी, तो उनकी जगह
कोई और भर नहीं सकता है और उनके साथ मेरा नाम भी नहीं लेना चाहिए, पहली बात। अब दूसरी बात, मैं मेरे कांग्रेस पार्टी के जो मित्र हैं उनसे थोड़ी कड़ी बात कहना चाहता हूं। देखिए, जो राजीव गांधी जी ने किया, इंदिरा गांधी जी ने किया, वो शहीद हुए, उन्होंने जो करना था किया और अच्छा किया, मगर कांग्रेस पार्टी को हर मीटिंग में ये दोहराना नहीं चाहिए। जो इंदिरा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, राजीव गांधी जी ने, सरदार पटेल जी ने जो किया कर दिया, मगर हमें ये बोलना चाहिए कि हम जनता के लिए क्या करने जा रहे हैं, ये ज्यादा जरूरी है। जैसे आपने सुना कि राहुल गांधी के 2 वक्तव्य आपने सुने, एक तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से संबंधित अपनी बात बताई और दूसरी साथ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं नेताओं को संबोधित करते हुए ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। क्योंकि जैसा हम देखते हैं कि हमेशा कांग्रेस पार्टी के जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें जो उनके पूर्व प्रधानमंत्री रहे, जो बड़े नेता रहे, उनके कार्य को चर्चा होती है। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि ठीक है, जो था उन्होंने क्या किया, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं उस पर ज्यादा अगर बात करें, वह संदेश लोगों तक जाए तो ज्यादा वर्तमान हिसाब से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो पुष्पेंद्र जी और राहुल गांधी मैसेज दे रहे हैं यात्रा के द्वारा कांग्रेस पार्टी को भी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी, नेताओं को भी, और विचारधारा के ऊपर जो इतनी मजबूती से जो उनका स्टैंड है वह क्या दर्शाता है, उसका आकलन आप किस तरह से करते हैं? पुष्पेंद्र शर्मा जी। प्रशांत जी नमस्कार। गिरीश जी हमारे साथ आ गए हैं, उनको भी मैं नमस्कार करता हूं। आपके दर्शकों को भी अभिवादन और उनका धन्यवाद कि आपके चैनल को इस संख्या में सब्सक्राइब करके आगे ले जा रहे हैं। देखिए, जो अभी वेणु साहब ने कहा, पूरी बात उन्होंने बताई और उनकी बहुत सी बातों से मैं सहमत हूँ, लेकिन मेरा नज़रिया थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले मैं सुनील जी भी बैठे हैं, बाद में वो अपना एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट बताएंगे। जब शुरू हुई यात्रा, उसके बाद गुजरात चुनाव था, हिमाचल चुनाव था, लोग कहने लगे साहब चुनाव में इससे क्या होगा, चुनावी नतीजों पर क्या असर पड़ेगा। मैं इसे दूसरी दृष्टि से देखता हूँ। मैं इसे तुरंत का रिजल्ट वाली चीज़ नहीं मानता कि ये आज यात्रा निकली और कल को जादू हो गया और सब चीज़ें निकल जाएंगी, गुजरात चुनाव जीत जाएंगे, वो जाए। मुझे ऐसा लगता नहीं। मुझे जो सबसे बड़ा इसका हासिल लगता है, अगर इसके पैरामीटर्स को हम देखने लगे चुनाव पे, तो लगेगा कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये राहुल, जैसे नेहरू जी ने भारत की खोज की थी, तो ये राहुल गांधी अपनी खोज कर रहे हैं और वो अपने को विकसित कर रहे हैं, जिससे हम कहते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। लोगों से मिलना, ग्राउंड पे जाना, जमीनी हकीकत को समझना, अपनी जो उनकी बोलचाल थी, जो बोलना था, उसमें बहुत बहुत मैच्योरिटी फील होने लगी है। आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि अब एक परिपक्व नेता बोल रहा है। जैसा अभी मैं साहब कह के गए कि वो जो आईटी सेल ने एक इमेज बनाई थी, उस इमेज के विपरीत राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं उनसे कि बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। हालांकि बीच बीच में ऐसी चीजें आई, वो तो बिना बात उछाला गया था कि साहब टी शर्ट कौन सी है और बच्चे का ये, और गाने वाला भी जो था। महत्वपूर्ण बात ये है कि बावजूद सारी अच्छी बातों के कुछ नेगेटिविटी कैसे आ जाती है, कैसे उनके जो सलाहकार हैं राहुल गांधी के, क्या मानसिक रूप से दिवालिया हैं। अगर चाइना में तवांग की बात हो रही है और आप ये कह रहे हैं कि हमारे सैनिकों को पिटा गया और वो वहां चले गए, तो ये यहाँ से गाड़ी जो है ना, वो अच्छी गाड़ी, रेलगाड़ी दौड़ते हुई डिरेल हो जाती है और आप दूसरे के हाथ में बंदूक थमा देते हैं कि ले भाई मेरे पे फायर कर और मेरे पे गोली चला। अरे भाई, आप जब इतनी बात कह रहे हैं तो वहां आप ये क्यों नहीं कह सकते, उसी सेंटेंस को दूसरी तरह से बोलने का अंदाज है। आप बोलते हैं कि हमारे जवानों ने कम होते हुए भी उन्हें बहुत पीटा और बड़ी मुकाबला किया, उन्होंने बड़ी शक्ति से मुकाबला किया, हौसले से मुकाबला किया, तो बात पलट जाती। इसी तरह से जैसे सावरकर का मुद्दा उठाया था, वो जरूरी था या गैर जरूरी, ये आज तक बहस का विषय है। तीसरी अच्छी बात जो इन्होंने की, रघुराम राजन जैसी शख्सियत वहां दिखाई देती है, तो यात्रा का एक अच्छा मैसेज जाता है। राजस्थान में जो राहुल गांधी ने किया, वो बहुत एक मैच्योर, जैसे एक घर में बड़ा भाई होता है, उस तरह से उन्होंने काम किया कि गहलोत और सचिन पायलट को लगातार मंच पे एक साथ दिखाने की कोशिश करी गई और ये मैसेज देने की कोशिश करी गई कि कांग्रेस एक है। अब ये सारी जो चीजें आई, ये समय के साथ आदमी सीखता है और भारत यात्रा जोड़ो से राहुल गांधी खुद बहुत सी चीजें सीख रहे हैं। जन समर्थन मिलता है तो आपका हौसला बढ़ जाता है, हौसला बढ़ता है तो आपकी जो विचारधारा है उसमें और मजबूती मिलती है। इसीलिए आप बार बार दोहरा रहे हैं कि हम एक विचार है, कि कांग्रेस एक विचार है, एक विचारधारा है। और जो जिस तरह से उन्होंने कहा, बिल्कुल सही कहा कि आप बार बार पुरानी उपलब्धियों के बजाय अब क्या कर रहे हैं, इसको कहिए अपने कार्यकर्ताओं से। कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ रहा है,
हिमाचल में जो भी जीत हुई, चाहे वो प्रियंका गांधी की वजह से हुई, लेकिन कांग्रेस को एक हौसला मिला। बहुत दिनों बाद एक ऐसी जीत मिली जो स्पष्ट जीत थी, तो बड़ा हौसला मिला। तो राहुल गांधी की जो ये यात्रा है, ये कई मायनों में अनूठी होने जा रही है। और अगर आप याद करें, हो सकता है थोड़ा सा विषय से आपको लगे कि मैं भटक रहा हूँ, आप देखिए कि अखिलेश ने साइकिल यात्रा निकाली थी, तो स्पष्ट बहुमत आया था सपा का। मतलब भारत देश भी ये चाहता है कि जो जमीन पर उतर के लड़ रहा है, ट्विटर पे या एसी कमरों में नहीं, अगर वो जमीन पे आ गया तो फिर उसे नेता मानने लगते हैं, और उसमें एक हौसला जुट जाता है, विश्वास जग जाता है कि हाँ, ये लड़ाई लड़ सकता है हम लोगों की। तो इससे कांग्रेस को तो बल मिल ही रहा है। राहुल गांधी की जो मैच्योरिटी पे जो वो एक नए लीडर के रूप में उभर रहे हैं, वो बहुत बहुत राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और 2024 का चुनाव नजदीक है, हो सकता है चुनाव में कांग्रेस अभी भी वो प्रदर्शन ना कर पाए जिसकी कांग्रेस को उम्मीद हो, लेकिन एक उनकी जो पर्सनैलिटी डेवलप हुई है, उससे वो सामने लड़ने के काबिल बनेंगे। और 2024 के बाद, अभी उनकी उम्र बहुत है, अभी उनकी उम्र के वो परिपक्व बनेंगे। और जैसा भी उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने विजन दिया था राजीव गांधी ने, इलेक्ट्रॉनिक्स का, कंप्यूटर्स का, मोबाइल का, वो देश के काम आया। हर एक नेता ने काम किया है। सिर्फ आलोचनाओं से काम नहीं चलता कि नेहरू की आलोचना कर दें या किसी और की कर दें। अब आज देखिए विजय दिवस है, आप ना चाह के भी क्या इंदिरा गांधी को भुला देंगे क्या कि इतनी बड़ा युद्ध जीता था और भारत का नाम पूरे विश्व में हुआ था? तो इन चीजों को भुलाया नहीं जा सकता, और खामियां हर एक में रही होंगी। अब जो शासन कर रहे हैं या जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं, क्या उनसे कोई गलतियां ही नहीं होंगी या उनसे कोई गलतियां हो नहीं रही हैं? ऐसा तो है नहीं। ये अलग बात है कि मीडिया उस जबान में उस आक्रामक रूप से हम लोग या मीडिया में नहीं आ रहा है, लेकिन इसका ये अर्थ कतई नहीं है कि सारी चीजें ठीक हो रही हैं। तो राहुल गांधी को उन चीजों को पहचानना होगा, अपना विजन देना होगा देश के आगे। और मुझे लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा में जो अलग अलग सेगमेंट के लोग उनसे मिल रहे हैं, उनसे वो ये सब चीजें इकट्ठी कर रहे होंगे, अनुभव ले रहे होंगे, सीख ले रहे होंगे, और एक सपना जो बुनना चाहिए कि आगे चल के हमारा देश कैसा होगा, या वो अगर आगे आके शीर्ष नेतृत्व पे बैठते हैं तो वो क्या करेंगे, देश को क्या देंगे। अगर वो ये बातें सीख कर निकलते हैं इस यात्रा से, तो ये राहुल गांधी के लिए भी उपलब्धि होगी और भारतीय लोकतंत्र के लिए भी इसलिए उपलब्धि होगी कि एक मजबूत विपक्ष, मजबूत चेहरा सामने होगा। ये दो चीजें मुझे लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि होने जा रही है। अगर इसमें कोई और विघ्न या कोई और अटपटी बातें, बेतुके बोल नहीं होते तो ये मेहनत का असर है, और मेहनत तो हमेशा रंग लाती है। प्रशांत जी देखिए, आपने चैनल चलाया और धीरे 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 मेहनत करते हुए आपने गिरीश जी को जोड़ा, सुनील जी को जोड़ लिया, गुजरात से लोगों को जोड़ा, तो मेहनत से सफलता मिलती है। तो सफलता इन्हें भी मिलेगी। कितनी मिलेगी, वो कोई चुनावी सफलता ही पैमाना नहीं है, पैमाना उसके बहुत सारे हैं। तो मुझे लगता है कि वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं राहुल गांधी, और थोड़े मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे चल के वो नेतृत्व के लायक अच्छे बनेंगे। अपनी छवि सुधारी है उन्होंने, और अगर अच्छा बोलेंगे, उनके सलाहकार अच्छे होंगे, तो जरूर कांग्रेस को वो अच्छी सफलता दिलवा पाएंगे। बिल्कुल ठीक आपने कि भारत जोड़ो यात्रा ने निश्चित रूप से राहुल गांधी के व्यक्तित्व में एक इजाफा किया है, और कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि जो लोगों का एक साथ में यात्रा के अंदर जो लोग शामिल होते हैं, तो जब लोग मिलते हैं, अलग अलग तरह का संवाद होता है, अलग अलग तरह की बातें निकल कर आती हैं, तो उससे निश्चित रूप से जानकारी में बढ़ती है और व्यक्तित्व में भी कहीं ना कहीं बदलाव आता है। तो मैं गिरिजी के पास आता हूँ। गिरिजी, जैसे कि आपने सुना पुष्पेंद्र जी को कि किस तरह से उन्होंने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा के अंदर क्या उपलब्धियां हैं राहुल गांधी के लिए, भविष्य के लिए क्या उपलब्धि हो सकती हैं, और साथ ही उन्होंने कुछ बातों की तरफ इशारा भी किया, इस पर ध्यान दें और ज्यादा बेहतर हम वह कर सकते हैं उस चीज को, जिससे और अच्छा संदेश लोगों में जाए। आपका क्या मानना है कि भारत जोड़ो यात्रा का जो इम्पैक्ट है कांग्रेस पार्टी के लिए और राहुल गांधी के लिए, आप किस नजर से देखते हैं? साथ ही जैसे गुजरात में, क्योंकि आप बैठे हैं, गुजरात चुनाव में बहुत बात हुई कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस प्रदेश से क्यों नहीं निकाली गई। कांग्रेस का पक्ष ये है कि जो ये यात्रा की चुनावी नहीं है, इसलिए चुनावी राज्यों में इसका कोई ऐसा मैप नहीं बनाया गया था। तो मेन मकसद है कि भारत के जो आत्मा है भारत की, जो उसका डीएनए है कि आपसी सद्भाव, आपसी आत्मीयता, उसको मजबूत करने की दिशा में है यात्रा निकाली जा रही है। आपका क्या सोचना है, आपका क्या आकलन है, गिरीश जोशी जी? प्रशांत जी, एक अल्बर्ट आइंस्टाइन का बहुत फेमस सेइंग है, द प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व्ड बाय द सेम ब्रेन दैट क्रिएटेड इट। जिसने मुसीबत खड़ी करी वही दिमाग उस मुसीबत को दूर नहीं कर पाएगा। अब ये परिस्थिति आ गई है। आप देखिए, जब रथ यात्रा निकली थी तब कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में थी। आज वही हिस्ट्री रिपीट्स कि आज यहाँ पद यात्रा निकली है, भाजपा ओवर कॉन्फिडेंस में है। तो कहीं ना कहीं उसका रिपरकेशन आएगा।
लाइव मीडिया का सपोर्ट है कि उनको कोई हाईलाइट नहीं कर रहा है, उनके मुद्दों को कोई बता नहीं रहा है, तो उसमें से निकल के भी वो बाहर आ रहे हैं। अभी तक ये पोजीशन था कि कांग्रेस हमेशा डिफेंसिव में रही थी, अब ये हो रहा है कि इन्होंने धीरे धीरे वो स्टेटस लाया जहां भाजपा डिफेंसिव में आ गई है। ये लोग मुद्दा छेड़ देते हैं और फिर अब उनको जवाब देना पड़ता है। और आज तक भाजपा की एक ही स्ट्रेटेजी रही, उनके पास जो मेन 4-5 मुद्दे थे उसको उन्होंने आजमाया, अब देखा धीरे से वो डिफ्यूज हो रहे हैं। तो अब लड़ाई इसी कंसेप्शन की है। इन्होंने बिल्कुल आज 2800 किलोमीटर पूरा करने के बाद राहुल गांधी ने सही बताया कि भाई सारी पार्टियों को एक कॉमन विजन पे आना पड़ेगा कि उनका अचीवमेंट क्या लेना है 2024 में। ये जब तक सेटल नहीं होता है तब तक भाजपा के लिए तो बहुत ही आसान रास्ता है, क्योंकि अगर ये सब अपने आप में अपना अपना स्टेट संभालने में पड़े रहेंगे तो इसका इम्पैक्ट ज्यादा तो एमपीओ पे आएगा, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। गुजरात में आपने देख लो 26 की 26 सीटें उन्होंने ले ली, क्योंकि पब्लिक इतनी अवेयर हो गई है कि वो लोकसभा को भी अलग से समझती है, विधानसभा को भी अलग से समझ रही है, तो उनको बिल्कुल सीधा प्रेफरेंस होता है। और अभी वन मैन शो है भाजपा में कि हर वोट, म्युनिसिपैलिटी का वोट भी मोदी साहब के नाम से पड़ता है, लोकसभा का भी उनके नाम से पड़ता है, विधानसभा का भी उनके नाम से पड़ता है। अब ये कैरिश्माई कैरेक्टर कब तक रहता है 2024 में, इसको डाइल्यूट करने के लिए सारी पार्टियां मिलके क्या एफर्ट करती हैं, उस पर सारा ये डिपेंड रहेगा। हाँ, राहुल इनको तो ये हो गया, राहुल गांधी का जो पूरा एक कंसेप्ट था जो पब्लिक में इन लोगों ने ठूस के भर दिया था, इनको कुछ आता नहीं है। ये जो इंटेलेक्चुअल थे वो समझते थे कि जिसके खानदान में 3-4 पीढ़ियों से जिसने राज किया है, जो पॉलिटिक्स अंदर से जानते हैं, तो बेसिक्स तो वो जानते होंगे, पढ़े लिखे भी हैं, इंटेलिजेंट भी हैं। इतना ही था कि कुछ बुरा था कि उन वक्त शायद उनके एडवाइजर्स गलत थे या डेलिबरेटली समबडी वाज ट्राइंग टू प्ले मेलिस विद देम। ये सारा पिक्चर अब क्लियर हो गया है। तो अब ये देखना है कि इनके यात्रा से तो लोकल पब्लिक में जो मैसेज गया वो तो जहां से निकले वहां सारी पब्लिक जानती है। अब उन्होंने जो उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट था कि पप्पू है, उनको मिलने के बाद उनका रिस्पांस देखने के बाद पब्लिक का सारे अपना धीरे धीरे कॉन्सेप्ट परसेप्शन चेंज कर रहे हैं। अब ये रहेगा कि अब इसके बाद काउंटर इनका क्या हो रहा है उसके ऊपर अगर ये सचेत रहेंगे तो डेफिनेटली इस यात्रा से इनको लाभ तो होगा। अब देखना ये कि सोशल मीडिया वर्सेस लाइव मीडिया, इसमें कौन ज्यादा पावरफुल अपने आप को प्रूव कर पाता है, क्योंकि 80 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है, तो ऑब्वियस है कि लाइव मीडिया से ज्यादा आजकल सोशल मीडिया उन तक पहुंच रहा है, तो उनके रिस्पॉन्सेज भी आ रहे हैं। पहले ये होता था फेसबुक पे या ट्विटर पे आप कुछ डालते थे तो उसका गिने चुने आदमियों का ही रिस्पॉन्स आता था। आज अब अगर आज कुछ भी डाल दो, पॉजिटिव या नेगेटिव, आपको विद इन 1 आवर कम से कम 200-250 रिस्पॉन्सेज आना शुरू होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सोशल मीडिया का रीच कॉमन पब्लिक के बाद लाइव मीडिया से ज्यादा हो रहा है, और लाइव मीडिया ने अपने आप पे इंप्रेशन खत्म कर लिया कि ये तो बिल्कुल गवर्नमेंट का हिज मास्टर्स वॉइस है, तो पब्लिक वो टाइम पास के लिए देख रही है, लेकिन वेरिफिकेशन के लिए तो वो सोशल मीडिया के पास ही आ रहे हैं, और दैट इज वर्किंग। अब ये बिल्कुल फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द प्रोग्रेस है। देखते हैं इसमें क्या होता है। काउंटर में भी इनको अलर्ट रहना पड़ेगा, इनको थोड़ा सा होशियार भी रहना पड़ेगा, और इतना ये कि जहां पे नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं वहां पे और कोई भी वो गड़बड़ नहीं हो सकती है, ऐसा मान के पब्लिक अब वहां ज्यादा बोलने लग गई है। तो ये अभी एक्यूमुलेटेड एफर्ट्स हैं, प्राइमरी हैं, इसको देखना पड़ेगा कि ये ऊंट किस करवट बैठता है जब इलेक्शन में 6 महीना बाकी हो, क्योंकि अभी तो करने के लिए काफी कुछ है। अभी चाइना की बॉर्डर पे आप देख लो जो चल रहा है। अभी किसी एक अच्छे एक्स डिफेंस के ऑफिसर थे, वो बता रहे थे कि देखो चाइना का इंटेंशन वॉर का तो है ही नहीं, वो एक परसेप्शन क्रिएट कर रहा है। उन्होंने फाइटर लगा दिए बॉर्डर पे, लेकिन 93-96 का जो एग्रीमेंट है उसमें ये है कि जो हथियार वो लेके आएंगे वही हथियार हम लोग लेके जाएंगे, वो लकड़ियों के अलावा कुछ ले नहीं आते हैं। और उनको पता है कि अगर हमने एक भी फायर किया तो बहुत बुरा रिटेलिएशन इंडिया की तरफ से होगा, क्योंकि हमारी फौज अभी वहां पोजीशन पे बहुत ज्यादा है। और इनको ये पता है कि ये जैसे लकड़ी से भी अगर हमारी आर्मी इनको मार के भगा सकती है, तो कैपेसिटी बिल्डिंग उनके लिए जरूरत नहीं है। दे नो व्हाट इंडियन आर्मी कैन डू। तो ये बिल्कुल समझ में आ रहा है कि देयर इज सम पॉलिटिकल या वर्ल्ड जो गेम चल रही है उसमें चाइना इज इंटरेस्टेड टू क्रिएट ए डिस्टर्बेंस। अगर वो इतना ही वॉर पे सीरियस होता तो वो उसको कोई नहीं रोकने वाला था, वो शायद बॉर्डर पे फायर ही कर देता। 3 साल से यही देख रहे हैं कि वो लठियां लेके आते हैं, जबरदस्ती बॉर्डर में घुस जाते हैं। और वो अच्छा है, उन्होंने इंसिडेंट भी बताया कि भाई वो कैरी बैग्स लेके आए थे नाइट रुकने के लिए, मतलब ये कैंप से नहीं आए थे। इनको लगा अगर आ जाएंगे जब तक इंडियन आर्मी देख नहीं लेती हम लोग वहां पे रुकेंगे, थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट करें। आई थिंक दिस इज मोर एन वर्ल्ड गेम देन इंडिया को डिस्टर्ब करने के अलावा उनके पास अभी कोई चारा नहीं, वो इतना ही कर पाएंगे। दे आर नॉट सीरियस ओवर द वॉर, ऐसा उनका मानना था और मैं भी यही समझ रहा। हमारी आर्मी कैपेबल है, ये तो हर आदमी जानता है, और भारतीय होने के नाते तो सब कुछ उस पे सबको गर्व होना चाहिए।
और हम मानते भी, हमने विजुअल्स भी देखे हैं। और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि चाइना घुस के आ गया, वो अपने एरिया में कुछ भी कर रहा है। और जिस एरिया में वो घुस के आ गया बोलते हैं, वो तो अभी तक भी डिस्टर्ब एरिया है, क्योंकि कभी वो लाइन तो डिस्क्रिमिनेट वो जो थी वो कभी सेटल तो हुई नहीं, उस पर और कोई एग्रीमेंट्स ही नहीं है। हमारी बॉर्डर हमेशा 1947 से पोरस ही रही चाइना के साथ, लेकिन ये गुड फेथ में था तो मान रहे थे। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी आया है, तो ये दोनों चीजें अब देख, जैसे इन्होंने मैच्योरिटी से स्टेटमेंट अगर करते हैं राहुल गांधी, तो डेफिनेटली उसका भी इनको थोड़ा एडवांटेज मिलेगा। जी जी, काफी सारे आपने बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई, किस तरह से चाइना की पर्पस की क्या। तो मैं सुनील जी के पास आता हूँ। सुनील जी से आपने सुना जी को, गिरिश जी को भी, हिमांशु जी को भी, कि भारत जोड़ो यात्रा ने एक परसेप्शन तो बिल्डअप किया है राहुल गांधी के लिए। जो परसेप्शन पहले बनाया गया था पूर्व में, जिस तरह से उनका मजाक बनाया जाता था, जिस तरह से उनकी जो पर्सनैलिटी को लेकर डिफेम करने के लिए बहुत सारी कोशिशें की जाती थी, तो एक परसेप्शन इसने एक बिल्डअप किया है कि राहुल गांधी का जो एक बनाया गया था कि इस तरह के राहुल गांधी अनमैच्योर हैं, सीरियस नहीं है, तो उसने तस्वीर बदलने की मतलब कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा सफल होती दिखाई देती है कि राहुल गांधी के बारे में, उनकी पर्सनैलिटी को लेकर बहुत सारी बातें लोगों के जहन में बदली हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक परसेप्शन, नया परसेप्शन राहुल गांधी के लिए बना है। तो जो परसेप्शन की जो लड़ाई होती है राजनीति के अंदर, क्या राहुल गांधी को उसका फायदा कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर मिल सकता है? इसका क्या आप समझते हैं, क्या आपका आकलन है? धन्यवाद प्रशांत जी। राहुल गांधी की इस पदयात्रा से मेरा यह मानना है कि लोगों के बीच में विपक्ष का विश्वास बढ़ा है। विपक्ष को लेके जो क्रेडिबिलिटी एक सिरे से खारिज करने की कोशिश की जा रही थी, उस पर विराम लगा है। विपक्ष के नेताओं के प्रति भी आम लोगों के मन में विश्वास बढ़ा है। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपनी पदयात्रा के दौरान लोगों से मिलने की कोशिश की है, और लोग भी, आम सार्वजनिक सामान्य जन भी जिस तरीके से राहुल गांधी से आकर के मिलते रहे पूरी यात्रा के दौरान, इससे भी लगता है कि जनता के बीच में एक संदेश गया है कि राजनेताओं से कनेक्ट, राजनेता पब्लिक से कनेक्ट रखने का एक प्रयास कर रहे हैं। ये जो बात कही जा रही थी कि विपक्ष कहाँ है, या ये जो बात कही जा रही थी कि जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है उसमें वो एक अपराजेय है, मतलब उसको उसके पैरेलल, उसके विपक्ष में कोई खड़ा होने की स्थिति में नहीं है। इस परसेप्शन को भी, इस मानसिकता को भी काफी आघात पहुंचाने की कोशिश की है राहुल गांधी ने अपनी इस यात्रा के माध्यम से। सबसे बड़ा सवाल तो यही हो गया था कि आखिर विपक्ष अगर जनता के साथ नहीं जुड़ेगा तो विपक्ष रहेगा कहाँ। दूसरी चीज की यह भी एक संदेश गया है कि अगर कोई सरकार से नाराज है, असंतुष्ट है, सरकार के नीतियों के खिलाफ है, सरकार के कार्यक्रमों के को लेकर के उसके मन में कोई प्रतिवाद है, तो वह सड़क पर निकले, अपनी बात कहे। और यह बात कही जा सकती है, नेतृत्व करने के लिए विपक्ष के नेता तैयार है। किसी भी लोकतंत्र में इस तरह की राजनीतिक गतिविधियां निहायत जरूरी है कि विपक्ष अपने आप को लोगों से कनेक्टेड दिखे, लोगों के मन में भी विश्वास हो कि अभी एक विपक्ष है जिसके साथ हम जुड़ कर करके अपनी बात कर सकते हैं। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के माध्यम से बात बहुत जोरदारी से कही है, और लोगों ने भी उनके पक्ष में, उनके समर्थन में आगे निकल करके उनके साथ किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर चले भी हैं। समाज वर्गों के लोगों ने इस यात्रा का समर्थन किया। जन सामान्य के अलावा समाज के विशिष्ट वर्गों के लोग, सिविल सोसाइटी के लोग, एकेडमिशियंस, कलाकार, पत्रकार लोग, बुद्धिजीवी, इन लोगों ने भी जो खुले आसमान के नीचे राहुल गांधी से जो जिस तरीके से मिले हैं, उसका भी एक संदेश गया है। मेरा मानना है कि इस तरह की राजनीतिक गतिविधियां किसी भी लोकतांत्रिक देश में आवश्यक है। अगर आप अपने देश के नागरिकों को, देश के लोगों को नागरिक बनाना चाहते हैं, उनको एक जिम्मेदार सोच के व्यक्ति बनाना चाहते हैं, तो इस तरह की राजनीतिक गतिविधियां होती रहनी चाहिए जिसमें जनता का विश्वास बना रहे। राहुल गांधी ने जिस तरीके से जो सोशल डिवाइड है उसके खिलाफ बातें उठाई हैं, सरकार की आर्थिक नीतियों को लेकर के जो मुद्दे उठाए हैं, साम्प्रदायिकता को लेकर के जो बातें कही हैं, देश की सुरक्षा को लेकर के जो बातें कही हैं, यह किसी भी राजनेता, देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद के किसी भी जिम्मेदार सदस्य से यह अपेक्षा की जाती है।
राहुल गांधी ने चीन को लेकर के जो कुछ भी कहा उसे हम संतुष्ट असहमत हो सकते हैं, उसके प्रति हम अपनी नाराजगी व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन देश के नागरिकों को और सरकार को सचेत करना यह किसी भी विपक्षी नेता की जिम्मेदारी है। चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसमें हम आप समझ हो सकते हैं सरकार इसके बारे में सही बात बोलती है, जो सरकार कर रही है वो सही है, लेकिन विपक्ष का भी अगर कोई नेता बोल रहा है तो उसको यूं ही नहीं खारिज कर दिया जाना चाहिए, उसको भी उतनी ही गंभीरता से लिया जाना चाहिए जिस तरीके से सत्तारूढ़ दल अगर कोई बात कर रहा है तो। राहुल गांधी ने पूरी यात्रा के दौरान बड़े एक जिम्मेदार राजनेता की तरह से भूमिका अदा की है और अपने खुद के बारे में जिस तरीके से एक प्रचार अभियान चला करके एक रणनीति के तहत उनको खारिज करने की जो कोशिश की गई थी, उस पूरे अभियान को ध्वस्त कर दिया। आम लोग मैंने सामान्य जनों के उनसे मिलने के बाद इस तरह का एक परसेप्शन बना है कि नहीं ये गंभीर नेता है, यूं ही कोई नहीं आपसे मिलने चला था, आप प्रायोजित करके 2 4 10 15 हजार 1,500 लोगों को आप इकट्ठा कर सकते हैं और 2-4 घंटे के लिए इकट्ठे कर सकते हैं। इतनी बड़ी तादाद में आदमी आपसे मिलने के लिए आवे और आपके साथ 2-4 10 किलोमीटर पैदल चले, निश्चित रूप से उसके मन में आपके प्रति कोई समर्थन है तभी वो करेगा और ऐसा लोगों ने किया। तमाम दुश्वारियों के बावजूद, कड़ाके की ठंड या भीषण गर्मी, किसी की परवाह किए बगैर लोग राहुल गांधी से आके मिले और भरी बरसात में उनके भाषणों को सुनने के लिए लोग इकट्ठे रहे। यह यूं ही नहीं होता, आप बुलाए गए लोगों के साथ इस तरह का जन समर्थन आप हासिल नहीं कर सकते हैं। और सक्रिय जन समर्थन, एक तरह का एक समर्थन कि आप हैं, आपके भाषण हो रहे हैं, हम आप वहां खड़े हैं, आप गए, हम अपने घर चले गए, लेकिन हम आपके साथ एकदम लगातार बने हुए हैं और एक संवाद कायम हुए हैं। यह तभी संभव है जब आपके प्रति हमारे मन में कोई आदर हो, आपकी गतिविधियों के प्रति मेरा कोई समर्थन हो और या आप जो बात हम कह रहे हैं उसके प्रति मेरे मन में कोई विश्वास हो। तो एक तरह का विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी ने जो किया, हमारे जैसे देश में नागरिकों को जागरूक करने की जो एक कोशिश है, ये बिल्कुल सराहनीय है और इस तरह की गतिविधियां विपक्ष के द्वारा, विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा होती रहनी चाहिए। अन्यथा अगर आप लोगों से संवाद नहीं कायम करेंगे तो लोकतांत्रिक गतिविधियों को संचालित करने में और उनको मजबूत करने में असुविधा होती है। आप राहुल गांधी की आलोचना कुछ भी करें, राहुल गांधी हर काम जो ये कहते हैं उससे हम सहमत हो असहमत, ये भी कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने निजीकरण का विरोध किया है, सार्वजनिक उद्यमों का समर्थन किया है, रोजगार को प्रश्रय देने को बढ़ावा देने की बातों को कहा है, पूंजी के संचयन के विरोध में बातें कही हैं, सांप्रदायिकता के खिलाफ बातें कही हैं, यह देश के लिए बहुत आवश्यक था। आप हमारे देश में हर क्षेत्र में पूंजीवाद को, निजीकरण को बढ़ावा दे करके एक लोक कल्याणकारी राज्य आप नहीं बना सकते और युवाओं के रोजगार के मसले को आप एड्रेस किए बगैर एक जिम्मेदार समाज भी आप नहीं बना सकते। तो जो नीतियों की बात राहुल गांधी ने कही वो तो उसका तो समर्थन होना चाहिए और लोग कर भी रहे हैं। हम उनके सिद्धांतों से, उनके अन्य बातों से असहमत हो सकते हैं, लेकिन जो आज तात्कालिक जरूरत है, जिसको लेकर के समाज में चिंतन भी हो रहा है, उन बातों को राहुल गांधी ने जिस तरीके से रखी है वह तो प्रशंसनीय है और मुझे लगता है कि यही वजह है कि लोग सड़कों पर उतर करके उन्होंने अपनी बात कही। रही बात उनके यात्रा का कितना लाभ होगा, कितना लाभ नहीं होगा, चुनावी लाभ होगा कि नहीं होगा, इस तरह के सामाजिक परिवर्तन या राजनीतिक चर्चाओं का मूल्यांकन आप चुनावी लाभ गणित के आधार पर नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। कर तो सकते ही आप, कोई भी कर सकता है, लेकिन इस तरह के अभियानों का मूल्यांकन इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि इसका चुनावी लाभ कितना होगा और लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसका चुनावी लाभ नहीं होगा, तत्काल भले लाभ ना हो और आपको देखिए कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन मेरा मानना है कि अगर देश का राजनीतिक विमर्श बदलता है, राजनीतिक रूप से लोग सतर्क होते हैं, तो वो उसका लाभ, उसका डिविडेंड राजनीतिक रूप से भी सामने आता है। अगर आपने अपने देश के नागरिकों को एक जिम्मेदार नागरिक बनाया, उनको सोचने समझने की क्षमता दी, उनको सोचने के लिए एक आधार बिंदु दिया और आपने उनको तर्कसंगत तरीके से समझाने की कोशिश की, तो मुझे नहीं लगता कि उसका असर न पड़ता हो। आज नहीं पड़ेगा तो कल पड़ेगा
और जिस तरीके से बड़े पैमाने पर लोग सड़कों पर निकल करके इनके साथ शामिल हुए हैं, इनकी सभाओं में आए हैं, उससे मुझे लगता है कि एक चर्चा, एक विमर्श इस देश का राजनीतिक विमर्श बदलेगा और बदल रहा है, और इसका राजनीतिक परिणाम भी मुझे लगता है कि दिखाई पड़ेगा। जी। जी, बहुत सारी बातें आपने कही कि कहीं न कहीं इसका परिणाम, राजनीतिक परिणाम कहीं आ सकता है। और जो पुष्पेंद्र जी से सुनील जी ने कहा कि एक आम धारणा थी, उसकी वो बदली गई, और साथ ही जो एक कहीं राजनीतिक जो प्रभाव है, सबका अपन आकलन है, कोई कहता है नहीं पड़ेगा, कोई कहता है उसका बहुत प्रभाव रहेगा। लेकिन असली बात ये आती है निकल के कि कहीं न कहीं लोगों को जो कनेक्ट हो रहा है, जैसे चर्चा में एक बात आती है कि अगर नेता, जो राजनेता हैं, वो लोगों के पास जाने लगे, तो लोग तो उन्हें अपना पूरा प्यार, पूरा समर्थन देने के तैयार बैठे हैं। और भारत जोड़ो यात्रा से ये बात साबित भी कहीं न कहीं होती है कि अगर राजनेता सड़कों पर उतरकर सीधा संवाद स्थापित करे आम आदमी के साथ, तो आम आदमी पूरा अपना नैतिक समर्थन, पूरा अपना दुलार उसको देने को तैयार है। जो मुद्दे हैं, आम आदमी के जो मुद्दे हैं, जिन पे बेसिकली अगर देखें तो जो स्ट्रीम, जो मेन लाइन का मीडिया हमारा मुख्य धारा का, उन पे चर्चा बहुत कम होती है। तो इस यात्रा के द्वारा उस मुद्दे तो कहीं न कहीं प्रमुखता में आते दिखाई देते हैं हमें। और जैसे कि राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट था, एक बार उन्होंने, एक पत्रकार ने पूछा था उनसे, उन्होंने उसके जवाब दिया था कि राहुल गांधी पीछे छूट चुका है। तो उसका निहितार्थ जो मुझे समझ में आता है उसका ये कि राहुल गांधी व्यक्ति तो पीछे छूट चुका है, लेकिन जो बात मुद्दों की कर रहा है, मुद्दे मुख्य धारा में हैं और मुद्दों की ही इसमें बात की जाती है। आप क्या समझते हैं इस बारे में? बहुत बढ़िया बात कही प्रशांत जी। बस एक ही बात है, मेन स्ट्रीम मीडिया, अभी जोशी जी ने कहा कि मेन स्ट्रीम मीडिया से सोशल मीडिया अब आगे निकलने लगा है। और दूसरी बात, जैसे जैसे यात्रा उत्तर भारत की ओर बढ़ी है, तो आप देखिए कि उसकी कवरेज बढ़ती चली जा रही है, और मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे आप कह रहे हैं, वो भी मजबूर हो गया है कि उसको कुछ ना कुछ जिक्र जरूर कर दे। आज तो बल्कि हिंदुस्तान टाइम्स ने शायद अपने रिपोर्टर को वहाँ साथ भेज दिया है, या कवरेज के लिए दिल्ली से टीम गई है। आधे पेज से ज़्यादा का कवरेज शुरू हो गया है। एक अखबार करेगा, कल को दूसरा करेगा, फिर दूसरे मीडिया करेंगे। तो एक तो ये सफलता उन्हें मिली, है ना। दूसरा, मैंने भी यही कहा था, और शुक्ला जी ने भी यही कहा कि इसको इससे मापना कि भाई चुनावी सफलता से इसे एकदम से जोड़ना नहीं चाहिए। पर बात वही है कि अगर आप जोड़े तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता। और जैसे मैंने कहा था, लगभग वही बात शुक्ला जी ने भी दोहराई, और मुझे लगता है कि सहमति बनी हमारी कि ये एक नया राहुल गांधी खड़ा हो रहा है, और इसके तात्कालिक लाभ भले ही ना मिले, पर दीर्घकालिक लाभ जरूर मिलेंगे। जैसे मैंने कहा कि 2024 तक वो लड़ने की स्थिति में आएंगे, और 2024 के बाद चुनौती देंगे, तब वो कंटेंट सामने होंगे कि साहब अब मैं खड़ा हो चुका हूँ, सामने हूँ, और अपनी स्वीकार्यता धीरे धीरे वो बढ़ाएंगे। बशर्ते, जैसा मुझे अभी भी लगता है, चाइना पे उन्हें कहना जरूर चाहिए, लेकिन शब्दों का हेरफेर है, और वो काम सलाहकारों का होता है, राहुल गांधी का नहीं होता कि किन शब्दों में अपनी बात कह दी जाए। ये तो कहना तो चाहिए विपक्ष को, और चाहे वो संसद में हंगामा हो, बिल्कुल उनका, विपक्ष का मतलब ही यह है कि वो हम लोगों की बात कर रहे हैं, जनता की बात कर रहे हैं, आम नागरिक की बात कर रहे हैं। ये बातें समय के साथ ठीक होंगी। और ये जो नया राहुल गांधी खड़ा हो रहा है, वो जीतेगा हारेगा चुनाव, कब जीतेगा मैं नहीं जानता, ना मैं इसके लिए कोई भविष्यवाणी करना चाहता। पर जैसा सुनील जी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि वो जो विपक्ष नदारत था, जो कमरों में बैठा था, तो लोगों को दिखाई देने लगा कि विपक्ष है भाई, और विपक्ष है तो उसमें अब वो एक सोच विचार करेगा, क्या मुझे विपक्ष को वोट देना है या कहाँ जाना है, तो कुछ ना कुछ उसे लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि जो राजनीतिक विमर्श चेंज हो रहे हैं और बदलने लगे हैं, या सही मुद्दे पे आने लगे, ये इस यात्रा की बड़ी उपलब्धि नहीं है क्या? ये इस यात्रा की बड़ी उपलब्धि है। लोग बात करने लगे हैं मुद्दों की, और धीरे धीरे आप हिमाचल में देखिए तो वो मुद्दों पे चुनाव हुआ वहां पे। हालांकि वहां ये परंपरा रही कि भाई पलटते रहे, लेकिन एक वक्त वो तो, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो या दूसरे लोग हो, ऐसे ही लग रहा था कि भाई भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बना लेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो परिवर्तन जब होते हैं तो हमेशा वो एकदम से स्पष्ट दिखाई नहीं देते, और स्पेशली तब जब इतना सब कुछ हावी हो, इतना प्रोपेगेंडा हो, प्रोपेगेंडा की मशीनरी हो, धन बल भी हो, सत्ता का भी साथ हो, तो ऐसे में दूसरे के काम बड़े धीरे दिखाई देते हैं, और कभी कभी आपको और हमें भी दिखाई देते हैं, तो उतना हम विश्वास नहीं करते और उसे अंडर एस्टिमेट करते हैं, कुछ उसे कम आंकते हैं जितना वो होता है। तो हो सकता है इस समय भी ऐसा ही हो रहा हो, और शायद चाहे वो रथ यात्रा की बात जैसे गिरीश जी ने कही, सबने कही, तो हो सकता है इसके परिणाम और ज्यादा व्यापक हो, जिन्हें शायद अभी हम नहीं देख पा रहे। और देखने की बात यह है
कि अब ये उत्तर भारत की तरफ चलेगी, दिल्ली की तरफ बढ़ेगी, तो शायद दक्षिण भारत से हमें वो कवरेज नहीं दिखाई दे रही थी जो अब दिखने लगी। ठीक आपने कि कहीं ना कहीं मीडिया को स्थान देना मजबूरी बन गया यात्रा की सफलता को देखते हुए, और यात्रा के साथ जो लोगों का एक समर्थन दिखाई देता है उसके कारण कहीं ना कहीं जो मुख्य धारा का मीडिया वह जगह देने लगा है। और जैसे उत्तर भारत के अंदर जो प्रदेशों में जब यात्रा गुजरेगी तो उसका असर दिखाई देगा हमें कितना व्यापक लोगों के जहन पर पड़ रहा है। तो मैं गिरिजी जी के पास आता हूँ। गिरिजी से आपने सुना कि और साथ ही विपक्ष की जो राजनीति है, जैसे बीच में क्योंकि केंद्र के खिलाफ जब विपक्ष का गठबंधन की बात आती है, विपक्ष के गोलबंद होने की बात आती है, तो कुछ जो क्षेत्रीय नेता हैं वे कहते हैं कि गैर कांग्रेसी गठबंधन हम बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। कुछ राष्ट्रीय नेता कहते हैं कि कांग्रेस के बिना कोई गठबंधन सरकार नहीं ले सकता। तो भारत जोड़ो यात्रा का जो इम्पैक्ट कांग्रेस के अंदर पड़ेगा, क्या वह विपक्ष की राजनीति धुरी बनता आपको दिखाई देता है गिरीश जी? हाँ प्रसाद जी, बिल्कुल। आप जैसे आप बिल्कुल प्रोसेस वाइज आप देखिए कि जो जैसे राहुल गांधी की इमेज धूमिल करने के लिए लास्ट 7-8 साल से जो चल रहा था, तो काफी ये परसेप्शन खड़ा भी हो गया कि अब तो विपक्ष रहा ही नहीं हिंदुस्तान में। तो सबसे पहले यात्रा से ये जो कि आदमी की उम्मीद ये थी, नेशनल पार्टी कहाँ है? भाजपा के सामने कोई नेशनल पार्टी आज भी अगर किसी से उम्मीद कोई लगाई जाती है तो कांग्रेस से लगाई जाती है। तो ये यात्रा से ये तो हो गया, सब जगह मैसेज गया कि नहीं अभी कांग्रेस जिंदा है, कांग्रेस लड़ सकती है। और इसमें सबसे अच्छा बिल्कुल जो साइलेंट काम इन्होंने किया कि राहुल गांधी के जो पार्लियामेंट में स्टेटमेंट्स थे अब वो सोशल मीडिया पे हाईलाइट होने लगे कि उन्होंने हम दो हमारे दो का जो स्टेटमेंट था अब वो सरफेस पे आ गया कि भाई ये तो अपने ही दो मित्रों के लिए काम कर रहे हैं। अब उसमें कोई काउंटर नहीं रहा है, ये एविडेंट हो रहा है। सेकेंडली आप गुजरात का इलेक्शन देखिए तो हो गया सारा। अब जो धीरे धीरे मैसेजेस जो परकोलेट हो रहे हैं वो ये कि अगर आप आपके और इसके वोट जोड़ लो कांग्रेस के, तो स्थिति वही होती कि भाजपा 99 पे ही रहती। जहां भी कांग्रेस हारी है वहां पे सारे जो परसेप्शन था वो आपका था। तो अब ये आपके जो इमेज जो ये नेशनल पार्टी बना के ये उम्मीद कर रहे थे कि पूरे हिंदुस्तान में इनको लड़वा के ये गुजरात मॉडल लागू कर लेंगे कि वहां कांग्रेस के वोट खा जाएगी आप, और ये लेकिन ये जैसे ही ये मैसेज नीचे जा रहा है तो अब आदमी आप पे भरोसा नहीं करेंगे। और अभी ये ऐसी टेस्ट इनके पास ये है कि इनको पंजाब में डिलीवर करके दिखाना पड़ेगा जो ये बोल रहे थे। दिल्ली में जो मैसेजेस आ रहे हैं उसके भी काउंटर मैसेजेस आ रहे हैं। कोरोना काल में भी जो बोला था राहुल गांधी ने, अब वो धीरे धीरे सरफेस पे आया तो पब्लिक को पता लगा कि नहीं ये तो सीरियस पॉलिटिशियन है, इसने जो भी बोला था वो आज सच्चा हो रहा है। उस वक्त शायद वो परसेप्शन में ये लोग नहीं मान रहे थे इनको। तो ये इंप्रेशन सब तरफ से एक एक्सरसाइज हो रही है कि राहुल गांधी को बिल्कुल ऐसे प्रोजेक्ट किया जाए। ऑपोजिशन आज नहीं तो कल ये तो समझ पाएगा कि ये इकट्ठे भी हो जाएंगे तो इतना जल्दी कोई 1.5 साल 14 महीने में फ्रंट खड़ा नहीं होगा। ये आगे भी एक्सपेरिमेंट करा, आज तक थर्ड फ्रंट कहीं सक्सेसफुल हुआ नहीं। तो होगा तो यही कि वो किसी को भी सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के अलावा कोई भी अगर ये ऑपोजिशन सोचते हैं कि हम एक नया थर्ड फ्रंट बना लेंगे, अब ये इनकी भी समझ में आ रहा है और उसी दिशा में शायद नीतीश कुमार ने अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दी, ऐसा मेरा मानना है। जी आपने कहा नीतीश कुमार ने अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दिया दूसरी फ्रंट को बनाने के लिए। और मैं सुनील जी के पास आता हूँ। सुनील जी, जैसे आपने सभी को सुना और साथ ही गुजरात और हिमाचल के चुनाव की अगर बात करें, इसमें एक तरह से देखा जाए राष्ट्रीय जो नेतृत्व है पार्टी का वो मुख्य रूप से चुनाव प्रचार करने से बचा रहा और वहां पर नहीं गया। हिमाचल में हम बात करें, हालांकि प्रियंका गांधी लगातार वहां दौरे करती रही, उनके लगातार रैलियां होती रही, लेकिन उसके बाद भी अगर ओवरऑल पिक्चर को देखें तो राष्ट्रीय नेतृत्व राहुल गांधी सहित जो बड़े नेता थे वे कहीं ना कहीं उससे बचे रहे। तो ये क्या मैसेज है इसका? क्या प्रादेशिक नेतृत्व को मजबूत करने की दिशा में कुछ कांग्रेस का ये कदम है, राहुल गांधी का कदम है कि प्रादेशिक नेतृत्व को मजबूती दी जाए? और हिमाचल में सरकार बनने के पश्चात जिस तरह से सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाया गया, साधारण बहुत सामान्य परिवार से सुक्खू आते हैं, और जिस तरह प्रतिभा सिंह का बड़ा प्रेशर था वीरभद्र सिंह की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन सुक्खू को हाथ में कमान दी गई। तो ये क्या संदेश है कांग्रेस के? आपका क्या आकलन है इसको लेकर कि प्रादेशिक नेतृत्व की मजबूती के लिए कांग्रेस क्या अपने पूरे जो रणनीति उसमें बदलाव कर रही है, वो क्या कहना है आपका? विभिन्न राज्यों में पार्टी को मजबूत किए बगैर आप कोई भी राजनीतिक उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते हैं। गुजरात इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। ऐसा नहीं था कि गुजरात में मुद्दे नहीं थे, ऐसा नहीं था कि लोगों के मन में कोई बदलाव की चाह नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस का एक कमजोर संगठन और अपनी बातों को लोगों तक तो पहुंचाने में विफल रहने के कारण लोग कांग्रेस से विश्वास नहीं कर पाए। और आप आम आदमी पार्टी की स्थिति थी नहीं। अगर जब तक आप राज्यों में विभिन्न जिलों में अपने संगठन को मजबूत नहीं करेंगे
लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे। एक ताकतवर, एक संगठित और एकताबद्ध संगठन के साथ ही लोग जुड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं। इसके अभाव में कोई आपसे जुड़ेगा नहीं। हिमाचल प्रदेश की अगर आप बात कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में सभी बड़े नेताओं ने प्रचार किया। लगभग 10 सभाएं प्रधानमंत्री जी ने की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार वहां बने रहे। ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की वहां सभाएं हुई। इनके जो दोनों मुख्यमंत्री हैं उनकी सभाएं हुई। हाँ, राहुल गांधी और सोनिया गांधी नहीं गई कांग्रेस की ओर से। राहुल गांधी की उसमें यात्रा चल रही थी, जो भी वजह रही हो, लेकिन राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वहां लगातार बनी रही। और कांग्रेस का वहां संगठन भी है। कोई ऐसा जिला नहीं है जहां कांग्रेस अपने मजबूत संगठन के आधार पर न हो। अब उन्होंने सुक्खू को क्यों मुख्यमंत्री बनाया? वो जमीनी कार्यकर्ता है, 5 या 5 बार के एमएलए हैं और एक मजबूत नेता माने जाते हैं। प्रतिभा सिंह जी एमपी, जो उसके कारण रहे हों, लेकिन एक अगर आप इस उद्देश्य से भी कि राज्य के स्तर पर आप संगठन को मजबूत रखना चाहते हैं, ठीक है, वो भी ठीक है। लेकिन किसी भी राजनीतिक दल के लिए उस राज्य में पैठ बनाने के लिए, अपनी बात को जनता तक पहुंचाने के लिए, जनता का विश्वास हासिल करने के लिए ये आवश्यक है कि आपके पास मजबूत संगठन हो। मजबूत संगठन के अभाव में जनता को आप कुछ संदेश नहीं दे सकते और आप पे लोग विश्वास नहीं करेंगे। यह खामियाजा विभिन्न राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को भी भुगतना पड़ रहा है और बीजेपी को, कांग्रेस को भी भुगतना पड़ रहा है। अगर आप सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप अगर आप डेवलप नहीं करते हैं तो आप अपने संगठन के साथ मजाक करते हैं। हर केंद्रीय नेता ही हमेशा नहीं मौजूद रहता। लोगों का पार्टी और संगठन के साथ जुड़े रहने के लिए स्थानीय तौर पर नेतृत्व विकसित करना हर राजनीतिक दल की जिम्मेदारी है। कांग्रेस ने जमाने से ही काम किया, आज उसका परिणाम आपके सामने है कि सिमटते आप 2 राज्यों में रह गए, कई राज्यों में आपका अस्तित्व नहीं रह गया। और इसी तरह से अगर अब इनको समझ में आ रहा है कि नहीं, स्थानीय लीडरशिप होनी चाहिए, अब इसको बढ़ावा दे रहे हैं। रही एक बात जो आपने चर्चा के दौरान उठाई कि राष्ट्रीय मीडिया जो है वह राहुल गांधी की यात्रा को कवरेज नहीं दे रहा। देखिए, अगर जनता आपके साथ होगी प्रशांत जी, तो कोई मीडिया आपकी अवहेलना नहीं कर सकता। केरल से जब तमिलनाडु से जब यात्रा शुरू हुई तो तमिलनाडु के अखबारों में आप जबरदस्त कवरेज देखेंगे। आपको केरल में जबरदस्त कवरेज था, कर्नाटक में जबरदस्त कवरेज था। जितना अखबार स्थानीय अखबार थे, मतलब जो बड़े अखबार वहां छपते हैं, खूब कवरेज मिला। लेकिन ये एक टेंडेंसी होती जा रही है कि जहां गतिविधियां हो रही हो आप वहीं तक आप सीमित करें। खैर, नेशनल मीडिया का रवैया भी अलग था इस तरह का, जिससे एक नाम ही दे दिया गया था उनको, सब सरकार के साथ दिखाई पड़ते हैं, सरकार से सवाल खड़ा करने वाला कोई नहीं है। लेकिन अगर जन समर्थन आपके साथ जुड़ता जाएगा, कोई भी मीडिया हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई संगठन हो, आपकी अवहेलना नहीं कर सकता है। संभव ही नहीं है, क्योंकि आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी का भी तो सवाल है। अगर कोई मीडिया अगर देश में हो रही किसी हलचल के प्रति आंख बंद किए हो, तो आप अपने घर में कुछ भी कर लीजिए, जो पाठक हो आपको नकार देगा। और जिस तरीके से आपकी रीडरशिप या व्यूअरशिप घटती चली जा रही है, इसी का परिणाम है। बिना क्रेडिबिलिटी के, बिना विश्वसनीयता के, बिना लोगों को विश्वास में लिए आप अपने उद्यम को चला नहीं सकते हैं, जिसमें आपको पार्टिसिपेशन की आवश्यकता है। भाई, आप अखबार छाप रहे हो, आप टीवी चैनल चला रहे हो, उसको लोग पढ़ेंगे और देखेंगे तभी तो उसकी उपयोगिता है। और अगर किसी राष्ट्रीय हलचल की आपने अवहेलना की तो आपको परिणाम देखना पड़ेगा। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई कल जयपुर में, उसमें 1 से 1 लोग मौजूद थे, विभिन्न राष्ट्रीय समाचार पत्रों के लोग मौजूद थे। और अगर इस राहुल गांधी ने क्या किया, अपने पूरी यात्रा के दौरान किसी नेशनल मीडिया को कोई इंटरव्यू नहीं दिया, यूट्यूबर्स को इंटरव्यू दिया उन्होंने। ये भी आपको संदेश दिया कि आपको मेरी जरूरत नहीं है तो मुझे भी आपकी जरूरत नहीं है, रहिए अपने पास आप। जब हम सड़क पर उतर गए, लोगों से हम सीधे मिल रहे हैं, तो प्रशांत जी हमको दिखावे चाहे मत दिखावे, राहुल गांधी खड़े हो गए, हम ठीक है, हम लोगों से बात कर लेंगे। आपकी मजबूरी होगी कि आप छोड़ नहीं सकते हैं। अगर इतना बड़ा जन सैलाब दौसा में, जिसका आपने वीडियो दिखाया, अगर दौसा में इतना बड़ा जन सैलाब सड़क पर निकल रहा है, क्या इतने लोगों को आप बुला सकते हैं? ट्रक से, बस से, गाड़ी से, ट्रैक्टर से ढो सकते हैं क्या? और इतना बड़ा जन सैलाब दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, आज का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, ये चीजें छुपती तो है नहीं। एक कोने से दूसरे कोने तक के लोग इसको देख रहे हैं कि ये हो रहा है, और जब सवेरे अखबार देख रहे हैं तो उसमें से कोई कवरेज नहीं है। तीसरा दिन कहते हैं अखबार वाले से इसको देना बंद कर दो। आपके भी तो पर इस उंगली उठेगी ना। तो अब यह बाध्यता है जन समर्थन के कारण से, ये हर दौर में होता है प्रशांत जी। सत्ता कभी भी अपने खिलाफ खबरें नहीं छपने देती है, कोई दौर रहा हो, इतिहास का कोई दौर हो, कोई देश रहा हो।
लेकिन जब जनता आपके साथ आने लगती है तो सभी बंधन खत्म हो जाते हैं, अपने आप टूट फूट हो जाती है उसमें। तो मेरा अपना मानना ये है कि कोई भी राजनीतिक दल अगर किसी तरह का परिवर्तन चाहता है, लोगों के बीच में अपनी पैठ बनाना चाहता है, अपनी बात पहुंचाना चाहता है, वैकल्पिक व्यवस्था देने की बात कहता है, तो सबसे पहले उसको अपना संगठन ही मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि संगठन ही आवश्यक है। राहुल गांधी ने जो यदि 100 दिन की यात्राएं पूरी की और जिस तरह के राजनीतिक और सामाजिक उन्होंने वातावरण तैयार किया पूरे देश के विभिन्न हिस्सों में, अगर इसका परिणाम आपको लाना है तो लगातार इस आपके कार्यकर्ता इस एक माहौल बनाए रखें और जिंदा रखें, और इसके लिए संगठन आवश्यक है। तो संगठन तो अब निहायत आवश्यक है अगर आप कोई अपने द्वारा की जा रही कोशिशों का कोई परिणाम चाहते हैं तो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि संगठन की महत्ता तो कोई डिनाई नहीं कर सकता, और अगर आपको सत्ता में रहना, बना रहना या उसके लिए लड़ाई लड़नी है, तो संगठन का ही रोल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने एक तरह से इसमें कहीं ना कहीं संगठन के प्रति एक मतलब महत्व देने की कोशिश की है, और संगठन को मजबूत करने की दिशा में यह यात्रा भी कहीं ना कहीं दिखाई देती है। तो कार्यक्रम बंदी पड़ाव में आता हूँ और मैं सभी से संक्षेप में टिप्पणी आखिर में चाहूंगा। पुष्पेंद्र जी के पास आता हूँ। पुष्पेंद्र जी, जैसे आपने सुना कि सुनील शुक्ला जी ने उस संगठन की महत्ता बताई, और साथ में कहा कि अगर जब लोगों को समर्थन मिलता है तो कहीं ना कहीं तो मजबूरी हो जाती है मीडिया को भी दिखाने की, और उसका उन्होंने जैसा कहा यूट्यूबर को उन्होंने अपने इंटरव्यू दिए हैं, किसी मेन स्ट्रीम मीडिया को नहीं दिया। लेकिन वहां पे सारा मेन स्ट्रीम संवाददाता लगातार यात्रा में चल रहे हैं और वह अपने ट्विटर अकाउंट पे उनकी वीडियो डाल रहे हैं। बेशक चाहे उनके उस पर टीवी पे चैनल पे या अखबारों में नहीं आ रहा, लेकिन उनके जो संवाददाता यात्रा में चल रहे हैं वे अपने ट्विटर हैंडल से छोटी छोटी क्लिप डालकर यात्रा की लगातार एक लाइव कहीं ना बताने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो यह सब जो है मीडिया का भी विरोधाभास कहीं ना कहीं दिखाई देता है यात्रा को लेकर। और साथ ही राहुल गांधी के पूरी यात्रा 100 दिन और जो आने वाले दिन बचे हुए हैं कश्मीर तक जाने की यात्रा, लगभग 80% यात्रा पूरी हो चुकी है। आप बिल्कुल क्या नजरिया आपका है इस यात्रा को लेकर, आप क्या कहना चाहेंगे आखिर में संक्षेप में एक राहुल गांधी और राहुल गांधी की यात्रा को लेकर? देखिए, सारी बातें अच्छी की, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और इसके मतलब लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स और शॉर्ट टर्म, लेकिन बात जो पते की कही ना वो सुनील जी ने कह दी। संगठन की जो बात की है वो इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। जो इनकी मेहनत है, जो फसल बोई है, अगर कोई फसल काटने ही नहीं जाएगा, आप पे लेबर ही नहीं होगी तो फसल तो कटेगी नहीं फिर। और चाहे कुछ भी हो, अंततः जो उद्देश्य है वो तो यही है, पार्टी को स्थापित करना और आगे चल के चुनावी लड़ाई लड़ना और जीतना। तो आप राहुल मेहनत कर लेंगे, लेकिन क्या कांग्रेसी उस बदलाव के लिए तैयार हैं? क्या वो नेता से कार्यकर्ता बनेंगे या सारे नेता और पदाधिकारी बने रहेंगे? अगर वो संगठन को मजबूत करेंगे और संगठन में जिस तरह से और पार्टियां काम करी, केंद्र बेस्ड काम होता था, अगर वैसा काम करेंगे तो जो बीज बोए हैं राहुल गांधी ने, उसकी फसल वो काट पाएगी कांग्रेस। अन्यथा फिर वो उसको बेड़ा गर्क हो जाएगा कि सारी मेहनत बेकार चली गई अगर संगठन नहीं बना। तो जो सुनील जी कह रहे हैं ये कन्वर्ट हो सकता है, इसका लाभ मिल सकता है और ये फसल अच्छी होगी, बशर्ते ये से काटने के लिए और उसको खाद बीज डालने के लिए संगठन इनका शक्तिशाली बने और हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता उसी तरह से जुटे जैसे राहुल गांधी ने मेहनत करी है। और जो रिपोर्ट में खास बात थी, जो मैं बात कर रहा था और जयपुर की जहाँ की बात कर रहे हैं, कि वहां पे अनुशासन भी है। खुद राहुल गांधी सुबह किस समय तैयार हो जाते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे जयराम रमेश झंडा पकड़ते हैं, फिर वो झंडा दूसरे पे जाता है, वो सैल्यूट करता है। तो ये सारी जो डिसिप्लिन है, इसी अनुशासन की कांग्रेस पार्टी को है। अगर उस कार्यक्रम में अनुशासन आ गया तो फिर वो फसल अच्छी फसल लेंगे और काट भी लेंगे। धन्यवाद। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने, अनुशासन बहुत जरूरी है। संगठन की जो आपने बताया कि वास्तव में संगठन के बिना तो आपकी मेहनत शून्य हो सकती है, वो सफलता नहीं मिल सकती। गिरीश जी, मैं भी इसी प्रश्न को लेकर आपके पास भी आता हूँ और संक्षेप में टिप्पणी चाहूंगा कि जैसे पुष्पेंद्र जी ने भी कहा, और मैं आपको बताऊं कि भारत जोड़ो यात्रा में जो लोग शामिल हैं, कुछ मेरे परिचित हैं वहां पर, जिसमें यात्रा में लगातार चल रहे हैं और मेरी उनसे बातचीत होती रहती है। तो मैं जब उनसे बात होती बताते हैं कि राहुल गांधी मतलब रात्रि भी जब विश्राम होता है तो उसके पश्चात वह कई बार लोगों के साथ जो यात्री चल रहे हैं उनके पास बैठते हैं जाके, और उनसे उनकी हालचाल भी लेते हैं, उनसे पूछते भी आपका क्या अनुभव है, किस तरह से। और जो चलने की गति है राहुल गांधी की, वह एक आम यात्री से ज्यादा है और बार बार उन्हें कहना ही पड़ता थोड़ा धीमे चलें, कुछ लोग पीछे रहे। मतलब एक ऐसा कहा जाता है कि उनकी थकान नहीं दिखाई देती। जैसे राहुल गांधी अपनी बार बार बोलते हैं, देखो कहीं थकान नहीं दिखाई देती कि लोगों का जो समर्थन है उससे शक्ति हमें मिल रही है। तो गिरीश जी, आप क्या सोचते हैं यात्रा को लेकर, और साथ ही जो संगठन की महत्ता है उस पर भी कुछ आपका जो नजरिया है कि राहुल गांधी जिन जिन प्रदेशों से निकले हैं, जिन जिन प्रदेशों से यात्रा निकली है,
क्या उसका लगातार एक माहौल बनाने के लिए वहां का संगठन तैयार दिखाई देता है? वहां के कार्यकर्ता दिखाई देते हैं जो लोगों से कनेक्ट बनाए रखे हैं इस यात्रा को लेकर? हाँ जी, एक बात मैं शुक्ला साहब ने बिल्कुल सही कही कि जैसे वो नहीं लिख रहे थे कांग्रेस के, तो जो कांग्रेस के डेडिकेटेड आदमी थे उन्होंने काफी लोगों को बता दिया कि भाई कल से पेपर आप बंद कर देना। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। मैं एक छोटे इलाके से आता हूँ, वहां पे पेपर को मजबूरन उसमें लिखना पड़ा, तो क्या उनका पता चला 50% सर्कुलेशन ही डाउन हो गया। तो जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्होंने बोला उतना तो कर ही देंगे कि भाई आप अगर एक ही साइड का समाचार दिखाना चाहते हो, हमको पेपर नहीं चाहिए, हमको सोशल मीडिया से मिल रहा है। एक ये बात हो गई। और अभी जैसे आप बता रहे हो, आपने देखा है कि बैकग्राउंड में ये यात्रा में योगेंद्र यादव जैसे आदमी चल रहे हैं जो बिल्कुल रूट से कनेक्टेड है। और ये यात्रा ऐसे ही नहीं चल रही, जो जहां पहुंचने वाली है उसके पहले पूरा होमवर्क होता है। वहां के जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव, उनसे ये बिल्कुल मिलके 1 to 1 बात कर रहे हैं। तो ये जो मैसेज अब नीचे जाएगा ना, इसकी काफी इंपैक्ट अभी धीरे पीछे से आ रही है। आप उनके निकल जाने के बाद अगर वहां पे किसी से बात करते हैं तो पूरा सिनेरियो चेंज हुआ दिखता है। तो उनको एक भरोसा भी आया कि अभी नहीं, ऐसा कोई लीडर है जो हमारी बात समझ पाता है, उसका जवाब देना पाता है। इसको प्रॉम्प्टर की जरूरत नहीं है। अभी भी आप प्रेस देखिए कि उन्होंने मजबूर कर दिया कि वो चाइना पे बात लिखें। उन्होंने बोला मैंने पहले ही बता दिया था कि ये प्रेस में कोई भी चाइना के बारे में नहीं पूछेगा। और फिर रिनाउंड 2 मीडिया वालों को जबरदस्ती पूछना पड़ा, क्योंकि नहीं तो सबकी इंप्रेशन खत्म हो रही थी। तो अभी उनको काउंटर और अटैक दोनों आ गए हैं बहुत अच्छे से। और वो जहां भी यात्रा कर रहे हैं उसका पहले होमवर्क बहुत अच्छे तरह से हुआ होता है, और जिस जिसको मिलते हैं वो बड़े सब्जेक्ट्स हैं। अब यहाँ भी आए तो व्यापारियों को जैसे मिले थे, सूरत में एक ही दिन के लिए आए थे, लेकिन बिल्कुल उन्होंने टच किया था जहाँ पे जीएसटी से लोग परेशान थे, छोटा बिजनेस खत्म हो रहा था। तो ये बिल्कुल अभी ये मुद्दे अभी कलेक्ट हो रहे हैं। ये सारा जो पैकेज है ये आपको शायद इलेक्शन के 6 महीने पहले बाहर आता हुआ दिखेगा, क्योंकि जब जाट डूबता है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं। और आप देख रहे हैं कि जितने भी स्टेट्स में, 2 स्टेट में कंप्लीट गवर्नमेंट भाजपा की है, आप गुजरात और यूपी छोड़ दो, तो सब जगह वो उधार का सिंदूर है जैसे बता रहे थे गोखले जी। तो ये हो रहा है। तो आप परसेप्शन अगर एक बार ये अपने आप को प्रोजेक्ट अच्छी तरह से कर लेंगे तो 1 to 1 फाइट होना बहुत ज्यादा मुमकिन है। और तब देखा जाएगा कि रियल फन ऑफ द पॉलिटिक्स होगा इंडिया में शायद। जी जी, बहुत सारी संभावनाएं बताई आपने कि क्या क्या संभावना भविष्य की है। तो सुनील जी के पास मैं कार्यक्रम के अंतिम चरण में आता हूँ। सुनील, जैसे कि एक तो पूरी चर्चा का क्या आपका आकलन है, और साथ ही भारत जोड़ो यात्रा को लेकर विपक्षी दल आरोप लगाते हैं कांग्रेस, कम से कम पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए राहुल गांधी को। और हम यात्रा की शुरुआत से पहले की कांग्रेस की अगर स्थिति को देखें और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बाद की स्थिति को देखें, तो जिस तरह से कांग्रेस में लगातार जो कुछ बड़े नेता थे उन्होंने पार्टी छोड़ी थी, उसका एक इम्पैक्ट कहीं ना कहीं असर राजनीतिक माहौल में दिखाई दे रहा था। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा जब शुरू हुई है, हम देखते हैं जब से कि जो कांग्रेस के जो नेता में आपस की जो धर्म दिखाई देता था वह भी कमजोर पड़ता दिखाई देता, आपसी लड़ाई भी कहीं कम पड़ती दिखाई देती है। और राजस्थान तो उसका लाइव एग्जाम्पल है, जहां अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में बड़ा एक दूरी दिखाई देती थी। दोनों एक साथ इस यात्रा को सफल बनाने के लिए मेहनत करते दिखाई देते हैं और एक साथ राहुल गांधी का हाथ पकड़ चलते दिखाई देते हैं। तो राहुल गांधी ने इस यात्रा के द्वारा बहुत सारी चीज कांग्रेस के लिए कुछ बेहतर की है क्या? क्या आप सोचते हैं इस बारे में? साथ ही चर्चा में पहले भी आया था कि बड़े बड़े जो नाम है विभिन्न क्षेत्रों के वो इस यात्रा में दिखाई देते हैं, चाहे वो कलाकार हैं, फिल्म से जुड़े हुए हों, या व्यापार के क्षेत्र से जुड़े हों, खेल से जुड़े हुए हों, कला के क्षेत्र से हों। आज ओम थानवी जैसे बड़े पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार जो देश के नाम है, बड़ा नाम है, वह भी राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हो। साथ ही रघुराम राजन जैसे, और साथ ही जो चर्चाओं के साथ रघुराम राजन के साथ जो चर्चा हुई है राहुल गांधी की, उसने ये दर्शाया है कि मतलब अगर आप आर्थिक नीतियों पर पारदर्शिता के साथ चर्चा अगर देश में की जाए, जो आम आदमी की भाषा में चर्चा हो, जिससे आम आदमी समझ सके, उसका क्या इम्पैक्ट, इन सब बातों पर आपका क्या नजरिया, आप क्या सोचते हैं ओवरऑल इन सब चीजों पर? सुनील शुक्ला जी, कई सारे प्रश्न जोड़ दिए मैंने इसमें आपके लिए एक साथ। अगर किसी भी राजनीतिक दल का पब्लिक कनेक्ट खत्म होने लगेगा तो उसके नेता छोड़ के चले जाएंगे। अगर नेतृत्व नहीं होगा तो कोई व्यक्ति कोई किसी संगठन में कोई रहता नहीं है। एक तरह से लगने लगा था पिछले 2 चुनाव के दौरान कि कांग्रेस का पब्लिक कनेक्ट खत्म हो रहा है, और उसे तमाम नेता जिनका कोई भी आधार भी नहीं भी था, उसमें तो कई ऐसे भी थे जो कुछ केवल पार्टी के नाम पर जिंदा थे, उन्होंने पार्टी छोड़नी शुरू कर दी। लेकिन जब राहुल गांधी ने यात्रा शुरू की तो आप देखिए लोग अब मैंने कोई पार्टी छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। पार्टी से लोग आते जाते रहते हैं तो हर जगह होता है। दूसरी चीज कि आम अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं में राहुल गांधी ने एक विश्वास का भाव भरा है कि हम राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं
और हम लोगों के मुद्दों को, समस्याओं को, जनहित के कारणों को लेकर के संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। यह दिया कि सरकार के किसी भी हमले से, किसी भी डर और प्रलोभन की गतिविधियों से ये पीछे हटने वाले नहीं है। इसने इस कांग्रेस पार्टी को संगठित किया है और कांग्रेस के प्रति सहानुभूति रखने वाले लोगों को भी उनके साथ जोड़ा है। मेरा मानना यह है कि राहुल गांधी की इस यात्रा से देश का राजनीतिक विमर्श बदलने की प्रक्रिया शुरू हुई है और इसका राजनीतिक असर पड़ेगा। रही बात, जब समाज का विशिष्ट वर्ग, बौद्धिक वर्ग आपके किसी कार्यक्रम में शामिल होता है तो उसका संदेश समाज में बहुत दूर तक जाता है। लोग ये सोचते हैं कि अगर ये व्यक्ति, फला व्यक्ति, ये विद्वान, वो समझदार, ये राजनेता, ये संगठनकर्ता अगर इनके साथ हैं और इनकी बात से सहमत हैं, इनके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार हैं, तो गोया कोई ना कोई गंभीर और महत्वपूर्ण बात या महत्वपूर्ण गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। माने सामान्य व्यक्ति के अंदर भी इस बात की प्रेरणा मिलती है कि अगर समाज के विशिष्ट लोग भी इन बातों से सहमत हैं तो यह ऐसा मुद्दा है जो समर्थन के लायक है और इसका समर्थन किया जाना चाहिए। तो प्रभावशाली लोगों के शामिल होने से आपके अभियान का जो वैल्यू एडिशन है, उसकी गुणवत्ता जो है वह स्वतः प्रमाणित हो जाती है और लोग उससे अपने आप आकर्षित होते हैं और उसमें शामिल होने लगते हैं। तीसरी चीज की जो बात गिरीश जी ने कही कि अगर आप अपने संगठन के साथ रहेंगे तो आने वाले दिनों में वाकई एक अच्छा राजनीतिक संघर्ष दिखाई पड़ेगा कि देश में किस तरह की राजनीति हो रही है और एक बेहतर मजबूती के साथ जो भारतीय जनता पार्टी जैसे मजबूत संगठन के साथ संघर्ष की जो स्थिति है वह दिखाई पड़ेगी इस यात्रा के बाद, क्योंकि एक जिस तरह का राजनीतिक माहौल राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के माध्यम से बनाने की कोशिश की और इसकी गंभीरता का यह परिणाम है कि जिस तरह की बातें राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर शुरू के दिनों में की जा रही थी, उनके टी शर्ट को लेकर, उनके जूते को लेकर, उनकी बातों को लेकर के सब बातें बंद हो गई क्योंकि वो चल नहीं पा रहे थे, लोगों ने उस पर कान नहीं दिया। ये लगने लगा कि अगर इस तरह की अगंभीर बातें की जाएंगी तो इससे इस यात्रा को ही लाभ होगा। मुद्दों पर बात करने के लिए इस यात्रा ने लोगों को मजबूर किया है, लोगों की समस्याओं पर बात करने के लिए इस यात्रा ने लोगों को बाध्य किया है और सरकार को जवाबदेह बनाया है। इस यात्रा की बड़ी उपलब्धि। जी शान जी। जी बिल्कुल सही कहा आपने। यात्रा की बड़ी उपलब्धि है कि मुद्दे पर चर्चा होने लगी है और कांग्रेस का जो राहुल गांधी का जो विजन था कि मुद्दों पे बात होनी चाहिए, उनका दृष्टिकोण था, तो उसमें कहीं ना कहीं सफलता मिलती दिखाई देती है। और साथ ही कांग्रेस के प्रति जो एक लोगों का विचार बन गया था, उसमें भी हम इस यात्रा के साथ कुछ तब्दीली भी दिखाई देती है। और जिस तरह से विभिन्न प्रदेशों में लोगों का एक साथ होने मिला और जिस तरह से लोगों को संवाद उनका कनेक्ट हुआ, उससे भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी के अंदर परिवर्तन हम देखते हैं कि किस तरह से वे मुद्दों के प्रति ज्यादा क्लियरिटी के साथ अपनी बात रखते हमें दिखाई देते हैं। और राहुल गांधी, हो सकता है भविष्य के लिए राहुल गांधी के लिए राजनीतिक रूप से फायदा हो, कांग्रेस के लिए फायदा हो, तो भविष्य गर्भ में कि क्या नुकसान होता है या क्या फायदा होता है। लेकिन जैसे हमारे आज वरिष्ठ पैनल ने जो बात बताई, निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि हमारे दर्शकों को जरूर पसंद आएंगी। कितना समर्थन मिलेगा राजनीतिक रूप से, वो सीटों में क्या उसका परिवर्तन होगा, यह तो सब भविष्य के सवाल है। और यहाँ पे हम ना कोई ज्योतिषी बैठे हैं, हम तो सब लोगों के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़े हुए देश के, वो उसका सबका अपना अपना आकलन है। कोई सहमत हो सकता है, कोई असहमत हो सकता है, इसमें बड़ी स्वाभाविक बात है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन विश्वास है कि ये चर्चा जरूर हमारे दर्शकों को पसंद आएगी और जो इस चर्चा को जितना एक विस्तार से, बड़ा सार्थक विश्लेषण के द्वारा और गरिमा के साथ रखने के लिए जो हमारे वरिष्ठ पैनल में बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। सुनील शुक्ला जी का बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपने जो विश्लेषण से हमारे दर्शकों के लिए बहुत अच्छा चर्चा प्रस्तुत की। और साथ ही पुष्पेंद्र शर्मा जी का भी मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने भी बहुत एकदम जो सकारात्मक रूप से विश्लेषण कर चर्चा को नए आयाम प्रदान किए, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। साथ ही गिरीश जोशी जी का भी गुजरात से जुड़े हुए हमारे साथ, उनका भी मैं पूरा धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने भी जिस तरह से बताया कि क्या इसके इम्पैक्ट हो सकते हैं, किस तरह संगठन की जो महत्ता है वह क्या काम कर सकती है पार्टी के लिए, तो उनका भी मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आप सभी ने। और हिमांशु जी जो कुछ कारण से, कुछ पारिवारिक कारणों से कुछ समय के लिए हमारे जुड़े थे, उनका भी मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपनी बातों से इस चर्चा को एक नया आयाम दिया। आप सभी का पुनः धन्यवाद, पुनः अभिवादन।